and examination and after examination, very helpful in every way. He's a very good person, a great mentor, a great teacher. My चलिए, so today we will start the linear programming. Linear programming प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हम कहते हैं नॉर्मली LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो बच्चों, व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो है उसमें आप किसी भी एक प्रॉब्लम से समझ सकते हैं. जैसे अगर मान लो मेरी एक कंपनी है, तो मेरी कंपनी में अगर मैं एक मैनेजर हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि या तो मेरे को अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना होगा, या जो कॉस्ट मेरी आ रही है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा. तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम से पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो क्या क्या चीजें होती है? फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव. पहले मेरे पास में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव है सपोज मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ये मैंने लिख लिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो करो भाई, कर दो मैक्सिमाइज, क्या समस्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कर दो प्रॉफिट को. एनी प्रॉब्लम? सर कैसे करना है? कैसे करना है आप बताओ, कैसे करना है? प्रॉफिट को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने जाऊंगा तो मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट होंगे. अगर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट ना हो तो मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके इनफाइनाइट ले जा सकता हूँ, राइट? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन जब मैं मैक्सिमाइजेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास में आते हैं, I want to maximize my profit subject to certain constraints. Subject to constraints. अब ये कंस्ट्रेंट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो क्या कंस्ट्रेंट हो सकते हैं? पहला हो सकता है कि मार्केट की डिमांड कितनी है. अगर मार्केट की डिमांड 100 यूनिट की है तो मैं 100 से ज़्यादा यूनिट बना के प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, क्योंकि वो वाली यूनिट जो है वो सेल नहीं होगी. दूसरा, अगर मैं मान लूँ कि चलो डिमांड तो बहुत है, लेकिन वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास में कुछ रिसोर्स होने चाहिए. तो मेरे को जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है वो इन कंस्ट्रेंट में रहते हुए ही करना पड़ेगा. एक सिंपल एग्जांपल देख लो. सपोज आप लोग 10 फ्रेंड हो और आपको पॉइंट A से B जाना है, एंड यू हैव 10 फ्रेंड्स. अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि पेट्रोल सेव करना है, करेक्ट है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको पेट्रोल सेव करना है, राइट? और यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम A to B. अभी अपन ने पेट्रोल सेव करने के लिए क्या किया? एक बाइक पे हम 10 लोग बैठ गए, right? Because we want to save the project. Sorry, I want to save the petrol. मेरे को फ्यूल सेव करना है, तो एक बाइक पे हम 10 लोग बैठ गए. नहीं, ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता ना.
पेट्रोल सेव करना है, लेकिन मेरे पास कंस्ट्रेंट है, मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि एक बाइक पे 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो अगर मेरे को यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मेरा सपोज 10 फ्रेंड है और हमारे पास 10 बाइक है, ठीक। मेरे को अभी पेट्रोल सेव करना है, तो मैं बोलूँ कि यार मैं एक बाइक पे 10 लोग बैठ के जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंडीशन है कि एक बाइक पे नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑन अ बाइक, नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑन अ बाइक। तो अब अगर इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बोलूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बच्चों मैं कहूं कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है 10 पर्सन ऑन अ बाइक। क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? 10 बंदे एक बाइक पे बैठ के चले जाएं, क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? नो सर। नहीं, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। ठीक, चलो अब अगर मैं कहूं कि 10 बंदे 10 अलग अलग बाइक पे जाएं, 10 बंदे 10 अलग अलग बाइक पे जाएं, क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? नो सर। 10 बंदे 10 अलग अलग बाइक पे बैठ के जाएं, क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? नो सर। नहीं, ये सॉल्यूशन तो है, 10 बंदे 10 अलग अलग बाइक पे बैठ के जा सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा। एक बाइक पे 10 लोगों का बैठना ये तो फिजिबल ही नहीं है, तो ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन क्या 10 अलग अलग बाइक पे 10 लोग बैठ के जा सकते हैं? हाँ, 10 अलग अलग बाइक पे 10 लोग बैठकर जा सकते हैं, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है कि 10 बंदे 10 अलग अलग बाइक पे बैठ के जाएं, ये मेरे को ए से बी तक तो पहुंचा देगा, लेकिन ये जो सॉल्यूशन मेरे को मिल रहा है, ये सॉल्यूशन मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा। मेरा ऑब्जेक्टिव था फ्यूल को सेव करना, राइट। तो 10 बाइक पे 10 बंदे, इट इज अ सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमें करना क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन अपने कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए। अगर मान लो एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना के 2 रुपए कमाती है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए सॉल्यूशन दे सकता है कि भैया आप इनफाइनाइट प्रोडक्ट बना लो, यू विल अर्न इनफाइनाइट प्रॉफिट। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज भी चाहिए। क्या मेरे पास उतनी डिमांड है? तो मेरे को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है विद इन माई कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास प्रॉब्लम में 2 चीजें हैं, वी हैव 2 थिंग्स। वन इज द ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे को किन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना है, किन कंस्ट्रेंट्स को मुझे फॉलो करना है। तो व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? What is a linear programming problem? In a linear programming problem, LPP, objective function and all the constraints मस्ट बी लीनियर। तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो भी कंस्ट्रेंट है मस्ट बी लीनियर। चलिए हम लोग डायरेक्टली एक प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा हाँ, अब जो फर्स्ट स्टेप है सॉल्यूशन के लिए, पहला स्टेप जो है वो सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप है, स्टेप फॉर द सॉल्यूशन formulate the problem, बच्चों जो प्रॉब्लम मेरे को वर्ड्स में लिखी हुई है, उस प्रॉब्लम को मेरे को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। आई नीड टू राइट दोज
दैट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो बच्चों फॉर्मुलेशन जब भी आपको करना है, जब भी आपको फॉर्मुलेशन करना है तो पहला काम आपको ये करना है कि प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मैं मैनेजर होता तो मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या डिसीजन लेता, मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या डिसीजन लेता। तो जो आपको आंसर मिलता है वो बन जाता है आपका डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें सोचो कि अगर इस कंडीशन में मैं होता तो मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या डिसीजन ले सकता था। तो जो मैं डिसीजन लेता वो बन जाता है मेरा डिसीजन वेरिएबल। तो बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल समझ में आ गए तो आप प्रॉब्लम को आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हो। जब आपको डिसीजन वेरिएबल्स मिल जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को आप आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हो। चलो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। A firm manufactures two products A and B on which the profit earned per unit are 3 and 4 rupees respectively. Each product is processed on two machines M1 and M2. Product A requires 1 minute of processing time on machine M1 and 2 minutes on machine 2, while B requires 1 minute on machine M1 and 1 minute on machine M2. Machine M1 is available for not more than 7 hours 30 minutes, while machine M2 is available for 10 hours during any working day. तो यहाँ पे बच्चों आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। तो अब ये बताओ कि अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो थोड़ा 2 मिनट सोचो कि यहाँ पे आप क्या डिसीजन लोगे। दो कंपोनेंट बना रही है कंपनी ए और बी। ए में उसको 3 रुपए का मुनाफा मिल रहा है, बी में 4 रुपए का मुनाफा। और ए को बनाने के लिए उसको M1 में 2 मिनट प्रोसेस करना है और M2 पे 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन M1 एंड 2 मिनट जो है वो M2 में लग रहा है। बी को बनाने के लिए 1 मिनट ऑन मशीन M1 और 1 मिनट जो है वो मशीन M2 पे लग रहा है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या डिसीजन लेगी? आपको क्या डिसीजन लेना है? क्या चीज है आपके हाथ में जो आप कंट्रोल कर सकते हो? सर क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी। करेक्ट है। अभी मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मेरे को डिसीजन ये लेना है कि मैं कितनी यूनिट ऑफ ए बनाऊं और कितनी यूनिट ऑफ बी बनाऊं। तो जब मेरे को ये चीज समझ में आ गई तो मेरा फॉर्मुलेशन जो है वो खत्म हो जाता है। जिस इंस्टेंट में मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, यहाँ मेरे पास 2 डिसीजन वेरिएबल आ रहे हैं। से x1 दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A and x2 number of units of B। तो हमारे पास जब 2 डिसीजन वेरिएबल आ गए तो बच्चों अब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में मेरे को कोई समस्या जाने वाली नहीं है। क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को सेलेक्ट करना है x1 x2 ताकि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। तो मेरा प्रॉब्लम बन गया मैक्सिमाइज z यानी कि प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट का इक्वेशन लिख लो। क्या आएगी इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट? अभी अपन x1 यूनिट ऑफ a बना रहे हैं और x1 की 1 यूनिट पे मेरे को 3 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो दैट बिकम्स 3x1 और B की मैं x2 यूनिट बना रहा हूँ और x2 की 1 यूनिट पे मेरे को 4 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो ये 3x1 प्लस 4x2 आ गया। तो ये z 3x1 प्लस 4x2 को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, मेरे को z को मैक्सिमाइज करना है। तो x1 और x2 को इन्फिनिटी रख दो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया।
नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अब लिख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है वो है टाइम ऑन मशीन M1 और M2। मेरे पास जो मशीन M1 अवेलेबल है वो सिर्फ 7.5 घंटे के लिए अवेलेबल है, और मशीन M2 जो है वो 10 घंटे के लिए ही अवेलेबल है। तो मेरे को अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मेरे को अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने हिसाब से तो मैं प्लानिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन ये फिक्स दिया हुआ है, 7 घंटे 30 मिनट की है, और मशीन 2 की अवेलेबिलिटी 10 घंटे की है, तो इससे ज़्यादा अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब M1 की 1 यूनिट बनाने के लिए, सॉरी, प्रोडक्ट A रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1, और machine M1 is available for, while B requires 1 minute on M1। तो M1 में जो टाइम लगा वो हो गया X1 प्लस X2। आप X1 यूनिट ऑफ A बना रहे हो, और A को मशीन 1 पे प्रोसेस करने का 1 मिनट लग रहा है, और B को मशीन 1 में प्रोसेस करने का 1 मिनट लग रहा है। तो इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू total available time for the machine, so that is it should be less than or equal to 450 minute। बच्चों क्लियर है ये? Any doubt, any difficulty to anybody? नो सर। ये जो कंस्ट्रेंट आया है ये आया है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन 1 के हिसाब से। मशीन 1 450 मिनट के लिए अवेलेबल था। दूसरा मशीन 2 से मेरे को क्या कंस्ट्रेंट मिल जा रहा है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स, ए को बनाने के लिए मशीन 2 पे 2 मिनट लगेगा, तो 2x1 प्लस while B requires 1 minute on M1 and 1 minute on M2, तो x2 it has to be less than equal to 600। बच्चों, is there any other constraint? क्या और कोई कंस्ट्रेंट है क्या अभी प्रॉब्लम में? यस सर। M2 10 आवर। हाँ, सर M2 का लिख तो दिया मेरे भाई, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। M2 में मेरे पास 10 घंटे थे ना, यस तो सर। M2 का लिख तो दिया। और कोई कंस्ट्रेंट बचा? हाँ बचा। आप क्या x1 और x2 की नेगेटिव यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? x1 x2 की नेगेटिव यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? तो आपके पास कंडीशन आया x1 x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। x1 x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब ये सारे कंस्ट्रेंट मेरे पास में आ गए। अब इस कंस्ट्रेंट के अंदर मेरे को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। विद इन दिस कंस्ट्रेंट आई नीड टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन ऑफ LPP, there are two methods. One is the graphical method, and second is the simplex method. So today we will try to solve the problem using the graphical method. तो अभी मैंने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया है। मैं प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरी प्रॉब्लम बन रही है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 plus x2 should be less than or equal to 450, and 2x1 plus x2 should be less than or equal to 600, and x1 x2 greater than equal to 0। बच्चों ये जो x1 x2 greater than 0 है ना, इसे हम कहते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट।
इसे हम कहते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। अभी मेरे को ये प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है। दो वेरिएबल है, दो एक्सिस ड्रॉ करो, x1 x2, ठीक है बच्चों। अब क्या बोल रहा है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है, यानी कि x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब any solution in second, third or fourth coordinate will not be a feasible solution। यस सर। क्लियर हुआ? यहाँ पे Yes, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कि feasible solution जो भी मेरे को मिलेगा, it has to be only in the first coordinate, second, third, fourth coordinate में हमको कोई भी solution जो मिलेगा वो feasible नहीं हो सकता, क्योंकि second, third और fourth coordinate में either x1 नेगेटिव होगा या x2 नेगेटिव होगा। चलिए, अब मेरे को करना क्या है कि सबसे पहले मेरे पास कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 इक्वल टू 450। तो आप एक लाइन ड्रॉ करो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 450। मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450। करेक्ट है? अब ये लाइन कहां से पास होगी? 0 450 और 450 और 0 से। बच्चों क्लियर है? यस सर। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? नो सर। चलिए, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो 450 से। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो पास हो रही है 450 0 और 0 450 से। लेकिन बच्चों मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो x1 प्लस x2 इक्वल टू 450 है क्या? हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो x1 प्लस x2 इक्वल टू 450 है क्या? नो सर, लेस हमारा कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 450। तो अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन के किसी एक साइड में मेरे को फिजिबल रीजन मिलेगा और किसी एक साइड में मेरे को जो रीजन मिलेगा वो फिजिबल नहीं होगा। तो कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो। सपोज मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं 0 0। तो 0 0 को मैं पहले कंस्ट्रेंट पे रख रहा हूं, तो क्या मेरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है? अगर मैं x1 x2 की वैल्यू 0 0 पुट करूं तो क्या मेरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है पहला वाला? यस सर। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ में 0 0 आएगा वो जो है वो मेरे फिजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो रीजन मेरे को मिलेगा ये फिजिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इनफिजिबल होगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 500 और 0 रख के देखो, नहीं हो रहा है कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई। इस रीजन के बाहर यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आप 0 500 अगेन पुट करके देखो, 0 500 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे मेरे को, इस साइड के जितने भी पॉइंट मेरे को मिलेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, वो सारे के सारे पॉइंट मेरे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे को अभी पहले कंस्ट्रेंट का फिजिबल रीजन मिल चुका है। आई ऑब्टेन द फिजिबल रीजन फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा कंस्ट्रेंट ले लेता हूं। अच्छा हाँ, ये चीज बताओ कि इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? सर इक्वेशन लीनियर है। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज जितने भी कंस्ट्रेंट हैं सबका नेचर जो है वो लीनियर है, हेंस इट इज नोन एज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलो अब अपन दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 600। तो this will pass through 0 600 and 300 and 0।
ठीक है बच्चों, यस सर। 2 पॉइंट्स मेरे को चाहिए, तो एक पॉइंट मेरे को मिल रहा है 0600 और एक मिल रहा है 300, तो चलिए, फर्स्ट लाइन मेरे को मिली थी ये इधर 450 और ये मेरे को मिला था 450 एंड 0। नेक्स्ट लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है 0600। चलिए, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 600। तो मेरा जो कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा या ओरिजिन के अपोजिट साइड में आएगा? सर ओरिजिन के साइड में आएगा। ओरिजिन रख के Sir, देखो towards origin. 0 0, तो ये इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट है उसका डायरेक्शन भी इस तरफ में आएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, अब यस सर। अपन देखते हैं, अब मैं कोई भी पॉइंट देखो A B C D, अभी मेरे को एक पॉलीगन मिला है A B C D। इस पॉलीगन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, क्या वो सारे पॉइंट मेरे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे? यस सर। A B C D, इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, अब A B C D इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। सो ऑल द पॉइंट्स जो भी पॉइंट इस रीजन में आएगा A B C D में, वो मेरी प्रॉब्लम का एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। सो A B C D is the feasible reason of the problem. And optimal solution will be obtained on the vertex of feasible reason.
दो चीजें हैं बच्चों, एक है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या 0 0 मेरी प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है? नो सर। गलत जवाब। 0 0 मेरी प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है बच्चा। अगर मैं 0 0 कर रहा हूं तो पहला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर, वो तो हो रहा है। हाँ, पर तो बस फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने बोला कि अगर आप 10 बाइक पे 10 लोग जा रहे हो तो वो फिजिबल सॉल्यूशन तो है, यानी कि ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन उससे मेरा फ्यूल नहीं बचेगा। तो अगर मैं x1 और x2 की 0 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे को फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है बेस्ट सॉल्यूशन, मेरे को बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मेरे को फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन मेरे को बेस्ट सॉल्यूशन यानी कि जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यानी कि मेरे को यहां पे फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब बेस्ट सॉल्यूशन। तो 0 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या 500 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? नो सर। 500 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो इट कैन नॉट बी सॉल्यूशन। 50-50, यस सर। 50-50 जो है, 50-50 जो है वो भी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे को फिजिबल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बेस्ट सॉल्यूशन, मेरे को चाहिए बेस्ट सॉल्यूशन। और बच्चों ये प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है ये मेरे फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पे ही मिलेगा, यानी कि z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेरे को आइदर पॉइंट ए बी सी या डी, इन चार पॉइंट में से ही किसी पॉइंट पर मेरे को z का मैक्सिमम वैल्यू और एज वेल एज मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती, अगर यहाँ मैक्स की जगह मीन लिखा होता, तो मेरे को z की मिनिमम वैल्यू भी ए बी सी डी के अंदर ही कहीं मिलती, और अगर यहाँ पे मेरे को मैक्सिमाइजेशन करना है तो भी मेरे को ए बी सी डी इन चार पॉइंट में से ही किसी पॉइंट पर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा z का। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। पहला काम आपको ये करना है कि जो कंस्ट्रेंट दिए हैं उन कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करिए। उन कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करने के बाद प्रॉब्लम का फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करिए, और फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद फिजिबल रीजन के वर्टेक्स कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे मेरे को 4 वर्टेक्स मिल रहे हैं। ए मिल रहा है मेरे को 0 0, वर्टेक्स बी मेरे को मिल रहा है 0 450, सी की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? सी इक्वल टू 2x1 3x1 is equals to 150 300. Is that clear? बच्चों ए का वर्टेक्स, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ ए? 0 0। 0 0। बी का वर्टेक्स अपन निकाले थे 0 450। यस सर। ठीक है, सी का ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पे मेरे को मिल रहा है x1 x2 इक्वल टू 400 450, और 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600 के इंटरसेक्शन में मेरे को पॉइंट सी मिल रहा है। तो सी का वर्टेक्स मेरे को मिल गया 150 और 300। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। अभी आखिरी मेरे को निकालना है डी का वर्टेक्स। क्या है डी का वर्टेक्स बताओ जल्दी से? 300 0 सर। 300 0। 300 राइट। आई गॉट द वर्टेक्स ऑफ डी इज इक्वल टू 300। तो बच्चे अब ये z का जो भी है मैक्सिमम या मिनिमम, ये इन चार पॉइंट पे ही मेरे को मिलेगा। निकाल के देख लेते हैं। चलो अपन निकाल के देख लेते हैं। ए पे मेरे को वर्टेक्स ए पे क्या वैल्यू मिल रही है z की? 0। बी पे क्या वैल्यू मिल रही है? बी अपने को मिल रहा है 0 450, तो ये हो गया 1800।
क्लियर बेटा? यस नो? यस सर। चलिए सी पे क्या वैल्यू आ रही है? 1650 1650। और डी पे क्या वैल्यू आ रही है? 900 x1 900। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें मेरे को z की मिनिमम वैल्यू मिली 0 और z की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिली 1800। राइट। अभी प्रॉब्लम जो था वो z को मैक्सिमाइज करने का था। अभी जो प्रॉब्लम था वो z को मैक्सिमाइज करने का था। तो z की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिली 1800 और कौन से पॉइंट पे मिल रही है? एट पॉइंट बी। तो ये प्रॉब्लम का मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, दैट इज x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 450। बच्चों क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? नो सर। नहीं है तो मेरे को एक चीज बताओ, वाई आई विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द वर्टेक्स ओनली? यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा मेरे को मैक्सिमम वैल्यू? कोई इनर पॉइंट पे क्यों नहीं मिलेगा मेरे को? वर्टेक्स पे ही ए बी सी डी, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो फिजिबल है, ये पॉइंट भी फिजिबल है, लेकिन मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो ए बी सी और डी में इन 4 पॉइंट में से ही किसी एक पॉइंट पर मिलेगा। क्यों? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर स्लोप का स्लोप काय का स्लोप? नहीं सर, वो नहीं होगा यहाँ। चलो यहाँ पे क्या होगा देखो, आप एक लाइन ड्रॉ करो 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। कहां से पास होगा ये पॉइंट? 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0 ओरिजिन से पास होगा? यस नो? यस सर। यस सर। 3x1 प्लस 4x2 is the equation for the objective function यस सर। और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है? 0। अब जब मैं इस लाइन को ओरिजिन से शिफ्ट करूंगा, अब मैं इस लाइन को जब ओरिजिन से शिफ्ट करूंगा तो या तो z का वैल्यू बढ़ेगा या z का वैल्यू घटेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। अब जैसे जैसे मैं इस लाइन को दूर लेकर जाते जाऊंगा वैसे आइदर आई विल मूव टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z और टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो फारदेस्ट पॉइंट यहां से क्या होगा? यहां से अगर मैं इस लाइन को, एक लाइन ड्रॉ करो 3x1 प्लस 4x2, सपोज ये लाइन है ना, सपोज ये लाइन है। अब इस लाइन को आप यहां से मूव करते जाओ तो क्या होगा? जो इसके फारदेस्ट पॉइंट होगा वो कोई ना कोई वर्टेक्स पे ही मिलेगा। आ रही है बात समझ में? चलो अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, अगर मैं ये 3x1 प्लस 4x2 यहां से पास कर रहा हूं, ओरिजिन से पास कर रहा हूं, तो मेरे को z की वैल्यू 0 मिल रही है। अब मैं इसको यहां से पास करूंगा तो z की वैल्यू बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो जो मेरे को z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम तभी मिलेगी जब मैं अपने फिजिबल रीजन के किसी ना किसी वर्टेक्स पे पहुंचूंगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट आपको दिए हुए हैं वो कंस्ट्रेंट को आप ड्रॉ करो। कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करके आप सबसे पहले फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करो, फिर आपको फिजिबल रीजन के वर्टेक्स कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद z को आपको मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो। जो भी फिजिबल रीजन के वर्टेक्स आ रहे हैं उन वर्टेक्स पे ही आपको z का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मिलेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमको 4 टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। पहला यूनिक फिजिबल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो ये चारों टाइप के सॉल्यूशन जो हैं वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी टिल नाउ? अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या?
बच्चों अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फॉर्मुलेशन का आप हीरा गुप्ता की किताब निकालिएगा और 10-12 क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन करिएगा। फॉर्मुलेशन करने का मतलब जो प्रॉब्लम मेरे को दी हुई है उस प्रॉब्लम को मेरे को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट लिखना है। तो 8-10 क्वेश्चन आप उठाइएगा, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन बनाना तो आता है लेकिन फॉर्मुलेट करना नहीं आता। और फॉर्मुलेट करने का सिर्फ एक तरीका है, क्वेश्चन पढ़ के ये सोचो कि मेरे को क्या डिसाइड करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को क्या डिसीजन लेना है, तो इसका मतलब फिर आप क्वेश्चन को आसानी से फॉर्मुलेट कर पाओगे। तो हीरा गुप्ता से आप निकालिएगा और 8-10 क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने का कोशिश करिएगा, राइट? चलिए ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। चलिए फिर, गुड नाइट।